तो आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसका नाम है 9 Hours to Rama। ये वो किताब है जिसने, आप मानिए, 1962 में आते ही एक तूफान सा खड़ा कर दिया था। और ये किताब शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो सच में झंझोर कर रख दे। सोच कर देखिए, एक देश के राष्ट्रपिता का कत्ल उनके ही अपने गार्डन में कैसे हो सकता है, और वो भी उस इंसान का जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया हो। और बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द मशहूर हिस्टोरियन स्टैनली वॉलपर्ट ने एक पूरी कहानी बुंदाली, एक हिस्टोरिकल फिक्शन जो इतनी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुई कि इंडिया में आते ही बैन हो गई। तो अब सवाल यही उठता है ना? आखिर इस किताब में ऐसा था क्या? ऐसी क्या कहानी लिख दी थी वॉलपर्ट ने कि उस पर बैन लगाना पड़ गया? ठीक है, तो आइए इस कहानी के अंदर चलते हैं। ये कहानी है आखिरी 9 घंटों की, लेकिन इसे 3 अलग-अलग नजरियों से बताया गया है। 3 जिंदगियां जो बस कुछ ही देर में एक दूसरे से टकराने वाली हैं। तो देखिए, एक तरफ है कातिल, जिसे किताब में नट्टू कहा गया है, यानी नथुराम गोडसे। वो दिल्ली के एक रेलवे रूम में छुपा बैठा है, अपने मिशन की तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ है रक्षक, सुपरिंटेंडेंट गोपाल दास। वो अकेला पुलिस अफसर जिसे इस पूरी साजिश का पता है और जो इसे रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। और फिर इन दोनों के बीच है लक्ष्य, यानी महात्मा गांधी। वो अपना आखिरी दिन बिल्कुल शांति से गुजार रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपने अंजाम का एहसास पहले से ही हो चुका है। उनके चारों तरफ जो तूफान पनप रहा है ना, उससे वो बिल्कुल बेखबर से लगते हैं। तो ये एक रेस है वक्त के खिलाफ, जहां घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही है, शाम के 5:17 की तरफ। अब देखिए, ये टाइमलाइन कितनी कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे कातिल और रक्षक दोनों के रास्ते एक ही अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह 9 बजे नाथू अपनी बंदूक पर हाथ रखकर उठता है। ठीक 10 बजे गोपाल दास अपने सीनियर को प्रेयर मीटिंग कैंसिल करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। दोपहर 12 बजे तक नाथू रेलवे स्टेशन से बच निकलता है। फिर 1 बजे दास और पी के गांधी जी से मिलते हैं, पर वो अपना प्लान बदलने से साफ इनकार कर देते हैं। 3 बजे नाथू की एक आखिरी फैसलाकुन मुलाकात होती है, और शाम 4 बजे तक वो गुप्ता हाउस के पास माली के कॉटेज में पहुंच चुका है। किताब के हिसाब से नाटू पर प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ रहा है। वो छुपा हुआ है, अपने ही गुस्से और डर से जूझ रहा है। वो सोच रहा है, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने ब्लड प्रेशर के शांत होने का इंतजार किया। उसे 3 बजे तक इस कमरे की जरूरत थी। उससे पहले निकलना बहुत खतरनाक होगा। यहाँ वॉलपर्ट कातिल के दिमाग के अंदर झांकने की एक पूरी कोशिश करते हैं। किताब बताती है कि कैसे एक जवान लड़के के तौर पर उसे ब्रिटिश आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया था। एक ऑफिसर ने उस पर ताना कसा था कि हमने 1857 में सीख लिया है कि ब्राह्मण सिपाही हमारी बंदूकों का क्या करते हैं। उसको ऐसा लगता है कि गांधी की राजनीति ने उसके साथ धोखा किया है, और अब उसका मकसद है गांधी के प्रभाव से इस धरती को साफ करना। और इन सब के बीच उसे अपनी प्रेमिका रानी की यादें भी बार बार सता रही हैं। और दूसरी तरफ है हमारा रक्षक गोपाल दास। वो बेचारा सरकारी सिस्टम और राजनीति के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। वो अपने सुपीरियर पीके से जाकर गिड़गिड़ाता है, कहता है, पीके, हमें आज शाम बापू को प्रेयर मीटिंग करने से रोकना ही होगा, कुछ भी करके। अब ये पीके जो है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन किताब में बहुत ही ज्यादा ताकतवर। नॉवेल के मुताबिक उसके पास डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर है, और वो अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि गोपाल दास के गांधी को बचाने के मिशन में यही पीके सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। और यहाँ देखिए, किताब में गांधी जी का नजरिया कितनी खूबसूरती से सामने आता है। उनका मानना है, अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो ये उसका दोष नहीं, बल्कि मेरा अपना है, क्योंकि ये मेरे ही पिछले कर्म हैं जिनका इतना भयानक फल मिल रहा है। उनका कर्मा का ये सिद्धांत उन लोगों को और ज्यादा परेशान कर देता है जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरकार वो पल आ ही जाता है। तीनों रास्ते, तीनों जिंदगियां आकर गुप्ता हाउस के गार्डन में एक हो जाती हैं। वक्त हो रहा है शाम के ठीक 5:17। किताब के मुताबिक इन आखिरी पलों में कातिल का दिमाग जैसे अजीब सी उलझन में है।
जब वो गांधी को अपनी तरफ आते देखता है तो उसके दिमाग में गांधी की छवि अपने गुस्से वाले पिता दादा की छवि से मिल जाती है। और उसके आखिरी विचार बस यही है, दादा, क्या आप मुझे देखेंगे? मैं आपका नाथूराम हूँ। और इसी दिमागी कश्मकश के बीच नट्टू की बंदूक से निकल जाती हैं 3 गोलियां। तो यहाँ आकर कहानी खत्म होती है और हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर लौट आते हैं। आखिर इस फिक्शनल कहानी में ऐसा क्या था कि इसे इतना कंट्रोवर्शियल माना गया और बैन करना पड़ा? इसका एक हिंट, एक इशारा शायद हमें खुद लेखक स्टैनली वॉलपर्ट के शब्दों में मिलता है। सालों बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, शायद मैं उस समय के लोगों की भावनाओं को बयां करते हुए सच के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था। उस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैन के पीछे 3 बड़ी वजह थीं। और ये याद रखिए कि ये आज़ादी के बस 15 साल बाद की बात है, तो माहौल बहुत नाजुक था। पहली वजह, कातिल को ह्यूमनाइज किया गया, यानी गॉडसे के किरदार को एक ऐसी बैक स्टोरी दी गई जिससे उसकी हिंसा को एक विश्वसनीय वजह मिल जाती है। दूसरा, इसमें सरकारी लापरवाही का जिक्र था। किताब से ये साफ साफ इशारा मिलता है कि शायद सरकार महात्मा को बचाने में नाकाम रही। और तीसरा, काल्पनिक किरदारों का इस्तेमाल। इन फिक्शनल कैरेक्टर्स के जरिए उस वक्त के पॉलिटिकल सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल उठाए गए थे। और बस यहीं आकर ये पूरी बात हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाती है कि एक फिक्शन यानी एक काल्पनिक कहानी सच के कितने पास जा सकती है, और वो कौन सी लकीर है जहां कल्पना और इतिहास आपस में मिल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता।